Hello students, so we are doing chapter ray optics and optical instruments. Until now we have studied about the refraction of light. Refraction में आपने पढ़ा कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो either it bends towards the normal or away from the normal. So today we will start the next topic, very interesting topic, that is total internal reflection and some of its application. जो आपने जनरल डेली लाइफ में आपने वो एप्लीकेशन सब देखा होगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है. TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमिना. बेसिकली क्या होता है उसमें, जब लाइट मेरी डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, जब लाइट डेंसर से, याद रखना रेयर टू डेंसर की बात नहीं है यहाँ, डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे जाती है. ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है. ठीक है, जितना पढ़ा हमने. अब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्रैक्शन होता है तो क्या होता है, उसमें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होता है, थोड़ा सा रिफ्रैक्शन होता है बेसिकली. ठीक है, मैं कल आपको रिफ्रैक्शन का, लास्ट वीडियो में आपको रिफ्रैक्शन का फिनोमिना पढ़ा रहा था, इसलिए मैंने बात नहीं की पार्शियल रिफ्लेक्शन की. तो कुछ रिफ्रैक्शन होता है, थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है. जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता रहता है. ठीक, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे क्या होता है कि जो लाइट है पूरी की पूरी डेंसर मीडियम में ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है. इसी को बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. चलिए देखते हैं क्या लिखा है उसने. If the light passes from an optically denser medium to an optically rarer medium, then at the interface मतलब जहां पर optical medium, rarer और denser medium separate हो रहे हैं, then at the interface the light is partially reflected back into the denser medium and partially refracted to the rarer medium. This is called internal reflection. कुछ light refract हो जाती है, कुछ reflect होती है वापस denser medium. ठीक, कुछ conditions में, under certain conditions whole of the incident light can be made to be reflected back into denser medium. कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है कि सारी की सारी लाइट डेंसर मीडियम में वापस आ जाती है. ठीक है, और ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना जिसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. मतलब पूरी की पूरी लाइट इंटरनली डेंसर मीडियम में क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी. ठीक है, तो आइए इसको हम ग्राफिकल व्यू पॉइंट से समझते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को. तो हमारे को इसकी डेफिनेशन पता चल गई. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन is the phenomena of complete reflection of light back into the same medium for the angle of incidence greater than the critical angle. क्या है ये critical angle, देखते हैं. तो सपोज मेरे पास क्या है, एक रेयरर मीडियम है एयर और एक डेंसर मीडियम है ग्लास. ये मेरा डेंसर मीडियम है और यहाँ ये क्या है, व्हाइट पोर्शन रेयरर मीडियम है. ठीक, अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है और लाइट अगर नॉर्मली जाएगी तो क्या होगी, डायरेक्ट निकल जाएगी, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा नॉर्मली, पता है आपको. ठीक, अगर किसी एंगल पे इंसिडेंस होगी लाइट तो क्या करेगी, यहां से ये नॉर्मल से कहां जा रही है, अवे जा रही है. इस नॉर्मल से अवे जा रही है. जब सीधा जा रही थी तो सीधा निकल गई लाइट. ये नॉर्मल पे जब एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हो रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, और थोड़ी सी लाइट क्या हुई, रिफ्लेक्टेड हुई, और ज्यादातर लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, दूसरे मीडियम में चलेगी. इतना पढ़ा हमने. ठीक है, और थोड़ा और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएं हम तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन का एंगल और बढ़ गया. ये रिफ्रैक्शन का एंगल यहाँ कम है, ये वाला. ठीक है ना, यहाँ रिफ्रैक्शन का एंगल और इंक्रीज हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पे, और थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्ट होगी. अब इससे ज्यादा हम और इंक्रीज करें अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये क्या होती है, लाइट जो होती है रिफ्रैक्ट हो जाती है 90 डिग्री. मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरा क्या हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, दिस इज माई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया. ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90 डिग्री एक पर्टिकुलर एंगल पे. उस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, एंड दैट इज डिनोटेड बाय IC. ये क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल क्या है, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे लाइट क्या हुई, टोटली रिफ्रैक्टेड होगी बाय 90 डिग्री, इंटरफेस पे रिफ्रैक्ट होगी, यहाँ रिफ्रैक्ट होगी 90 डिग्री एंगल से. ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये एंगल क्या बोलेंगे हम, क्रिटिकल एंगल. अब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस से अगर थोड़ी सी भी ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ठीक है, सपोज ये 60 डिग्री है, 50 डिग्री है, तो 50 से 50.2 भी हुआ तो क्या होगा, लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी इसी मीडियम में.
अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये क्रिटिकल एंगल है, इससे थोड़ा सा भी ज्यादा एंगल हुआ तो लाइट टोटली क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी इसी मीडियम में। दैट फिनोमिना इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर। तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के बाद, जिसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, उसके बाद अगर लाइट थोड़ा सा भी इंसिडेंस एंगल बढ़ाएं तो लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है, डेंसर मीडियम में वापस आ जाती है। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये लाइट अगर और क्रिटिकल एंगल पे पड़े तो क्या होता है, इसी इंटरफेस पे सीधी चली जाती है, पूरी रिफ्रैक्ट हो जाती है 90 डिग्री एंगल पे, याद रखना क्रिटिकल एंगल पे। और क्रिटिकल एंगल के बाद क्या होती है, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है डेंसर मीडियम में। ये फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर। आगे देखते हैं इसमें, ये एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा, ठीक है ना, बात कर ली हमने। तो क्रिटिकल एंगल क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है ना। क्या है क्रिटिकल एंगल, क्या है कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है 90 डिग्री, वो है क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज्यादा एंगल हुआ हमारा इंसिडेंस का तो क्या होगा, लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये क्या है, क्रिटिकल एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल एंगल। अब नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो हो रहा है उसकी क्या कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वो लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आनी चाहिए। पता है ना, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला लाइट डेंसर से रेयरर में, रेयरर टू डेंसर नहीं, मैंने यहां बोला ये क्या है, लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है। ठीक है ना। तो फिनोमिना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब लाइट, फर्स्ट कंडीशन क्या है, डेंसर से रेयरर में जा रही है। और सेकंड कंडीशन क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। पिछली स्लाइड में मैं दिखाता हूं आपको, यहाँ क्या था, ये क्रिटिकल एंगल है। जब हमारा नेक्स्ट में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे अब पूछ सकते हैं कि TIR की कंडीशंस बताइए, क्या कंडीशन होगी कि लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर डेंसर मीडियम टू एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, एंड सेकंड इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडियम इन कॉन्टैक्ट। मतलब जो दो मीडियम है उसमें जो डेंसर मीडियम है लाइट वहां से निकलनी चाहिए, दूसरा कि एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। सो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब ये क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत सिंपल सा है और इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी पूछते हैं। क्या रिलेशन है, हमने पढ़ा साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू होता है। ठीक है। अगर ग्लास से एयर में जा रही है तो क्या होगा, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, समझ गया आप। अब क्रिटिकल एंगल है तो साइन IC, क्रिटिकल एंगल पे क्या है, आर की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, पढ़ लिया। क्रिटिकल एंगल वो एंगल जिसपे रिफ्रैक्शन क्या हो 90 डिग्री, तो आर की जगह हमने 90 डिग्री लिख लिया। साइन 90 इज 1, सो वी आर लेफ्ट विद म्यू AG इक्वल टू साइन IC, वेयर IC इज द क्रिटिकल एंगल। समझ आ गया, स्नेल्स लॉ लगाया, सिंपल। और हमारे को ये भी पता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ा हमने लास्ट वीडियो में कि म्यू GA इक्वल टू 1 बाय म्यू AG, इतना भी पढ़ा है ना हमने। म्यू GA क्या है, इक्वल टू 1 बाय म्यू AG, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मैंने लास्ट आपको वीडियो में, वीडियो लेक्चर में, लास्ट वीडियो में आपको बताया है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है। जिसने नहीं देखा पहले उस वीडियो को देखो लास्ट। ठीक। उसके बाद तो म्यू AG और म्यू GA इक्वल है, तो यहां मैं म्यू AG की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय म्यू GA। ठीक है, 1 बाय म्यू GA लिख सकता हूँ। 1 बाय म्यू GA इज इक्वल टू साइन IC, या म्यू GA की वैल्यू कितनी होगी, 1 बाय साइन IC। ठीक है ना। तो एयर ग्लास इंटरफेस म्यू की वैल्यू बेसिकली क्या होगी, म्यू GA, याद रखना है, म्यू GA इज 1 बाय साइन IC, म्यू AG इक्वल टू साइन IC। ठीक। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में रिलेशन आ गया। अब न्यूमेरिकल जनरली क्या आता है, इस पे ऐसे आएगा कि व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ एयर ग्लास इंटरफेस व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय 1.53 फॉर एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास का एंगल दिया हुआ तो आपको ये यहां वैल्यू डालनी है, दिस इक्वल टू साइन IC, और ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ तो यहां वैल्यू डालनी है, और यहां से आप अपना क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है। आप अपनी कोई भी बुक में देखिएगा, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आपको या तो क्रिटिकल एंगल दिया होगा और आपको क्या निकालना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा तो क्रिटिकल एंगल निकालना होगा।
ध्यान क्या रखना है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया है या एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास दिया है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से आपको ये समझाया है कि ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर या एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब एक मीडियम और दूसरे मीडियम को कैसे हम जज करेंगे, ठीक है। या अगर साइन आईसी करना हो तो 1/μ, ठीक है। सेम फॉर्मूला दिस और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब साइन आईसी इक्वल टू 1/μ GA है। मैंने कल आपको एक और रिलेशन बताया था क्या, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। दैट मींस साइन आईसी किसके इक्वल है, दैट मींस इक्वल टू लैम्डा GA। इसका मतलब क्या है कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा है, ठीक है। और विजिबल स्पेक्ट्रम में किसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, रेड का या वायलेट का। अगर हम एंड्स की बात करें तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है। सो रेड कलर हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल एंड वायलेट हैज द मिनिमम वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो एक और रिलेशन है ये साइन आईसी दैट इज इक्वल टू ए लैम्डा जी, ओके, लैम्डा ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये हमने बात कर ली रिलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यहां तक तो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसकी कंडीशंस क्या है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए और वो डेंसर मीडियम में लाइट होनी चाहिए। अब इसके बाद हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, जो आपने सबने डेली लाइफ में देखा होगा, ठीक। तो इसकी 4 एप्लीकेशंस यहाँ हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। डायमंड स्पार्कल करता है, चमकता है, ऐसा क्यों। सेकेंड इज मिराज फॉर्मेशन। हम बहुत जब गर्मी होती है रोड पे जा रहे होते हैं अपने व्हीकल से या बस में या रोड पे हम जा रहे होते हैं तो बहुत दूर रोड पे ऐसे लगता है जैसे पानी है, लगता है ना, देखा होगा आप में से कुछ लोगों ने। जब बहुत गर्मी होती है तो थोड़ी दूर देखते हैं रोड पे, अगर खाली रोड है वहां से लगता है जैसे पानी है, बट वहां कुछ नहीं होता। उसको मिराज फॉर्मेशन क्या होता है उसकी बात करेंगे। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, कुछ प्रिज्म होते हैं जो जिसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसकी बात करेंगे। और ऑप्टिकल फाइबर्स, मेन जो है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली ये जो आप आजकल जियो का नेट यूज कर रहे हो, जियो कंपनी का, वो क्या है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन बेसिकली यूज करता है। उन्होंने इतने सालों से ऑप्टिकल केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स ही डाली हैं पूरे अर्थ में। ऑप्टिकल पूरे अर्थ का मतलब पूरे इंडिया में ऑप्टिकल फाइबर्स केबल ही बिछाया है। उसमें क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल में एक फायदा होता है कि अगर उसके अंदर से सिग्नल जाए तो सिग्नल लॉस बहुत कम होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से वो एंड तक सिग्नल बहुत इजीली अच्छी स्ट्रेंथ से जाता है। तो 1 by 1 हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इज माय स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। आप सबने देखा है डायमंड स्पार्कल करता है, क्यों करता है अब मैं बताता हूँ। डायमंड का शेप, डायमंड की जो कटिंग होती है, डायमंड की एक पर्टिकुलर टाइप से उसको कट करते हैं। डायमंड जो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, 2.52 अराउंड। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, और हमने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है डायमंड का तो उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, कम होगा, ठीक। अब अगर उसके अंदर कोई इंसिडेंट लाइट जा रही है तो क्रिटिकल एंगल उसका बहुत कम होता है, तो उससे ज्यादा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही जर्नली लाइट होती है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा उसके अंदर लाइट गई तो लाइट अंदर क्या होती है, बेसिकली टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है उसके अंदर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसके अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि लाइट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, मतलब जो इंसिडेंट एंगल है उसका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है, ठीक है। उसके फेसिस ऐसे ही कट किए होते हैं कि उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब सारी लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होएगी तो कुछ लाइट कुछ फेसिस से ही थोड़ी सी लाइट बाहर आएगी, और जो हमारे को थोड़ी सी लाइट बाहर आती है तो हमें ऐसे लगता है कि वो ग्लिटर कर रहा है, स्पार्कल कर रहा है, ठीक है ना। सो दैट इज स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, दैट इज बेस्ड ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। या मैंने क्या लिखा, द ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड इज ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। As the refractive index of diamond is very large, its critical angle is small, about 24.4 degree. The face of diamond are so cut, faces diamond के ऐसे cut होते हैं that the light entering the crystal suffers the total internal reflection. ऐसे cut होते हैं उसके diamond के faces की, जो light अंदर enter करती है उसमें total internal reflect करे, ठीक है। And hence get collected inside, but it comes out through only few faces. कुछ ही faces से light बाहर निकल पाती है और उसकी वजह से हमें डायमंड क्या देता है, स्पार्कल करता दिखाई देता है, ग्लिटर करता दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। So this is one of the application of sparkling of diamond. Now next come to mirage formation. Mirage formation क्या होता है, इस थ्योरी से पहले मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाता हूँ। मिराज फॉर्मेशन क्या है,
अब देखिए सपोज हमारे बहुत हॉटर वेदर, ये जनरली मिराज फॉर्मेशन दिखता है हॉट क्लाइमेट में, ठीक है, डेजर्ट्स में, हॉट क्लाइमेट में। तो क्या होता है जब बहुत गर्मी होती है, जो अर्थ के पास वाली लेयर्स हैं उसमें टेम्परेचर क्या होता है, हॉट होता है पास वाली, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते रहते हैं क्या होता रहता है, कूल होता रहता है टेम्परेचर, ठीक है, कम हॉट होता है। नीचे बिल्कुल अर्थ की लेयर के पास ज्यादा हॉट होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कूल हो रहा है, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मैंने बताया था। दैट मीन्स क्या है, यहाँ यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा लेयर्स पास में सरफेस के, और ऊपर जाते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर ज्यादा है, दैट मीन्स ऊपर क्या है, डेंसर मीडियम है, नीचे क्या है, रेयरर मीडियम है। तो ऐसे लेयर्स बन जाती हैं डेंसर से रेयरर की तरफ, ठीक है। अब सपोज आप यहाँ खड़े हो, ये ट्री है, ये डेजर्ट में एक ट्री लगा हुआ है, तो ट्री से जो लाइट आ रही है तो डेंसर से रेयरर में आएगी, ठीक है, डेंसर से रेयरर में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्लेक्ट करेगी। आगे लेयर आएगी, ये डेंसर से रेयरर, उससे नीचे वाली जो लेयर है, ऊपर से जो नीचे वाली लेयर है हमेशा रेयरर ही है ना, ऊपर वाली डेंसर है क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो जैसे जैसे नीचे आएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल आएगी। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर हमारा एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जहां से जब वो एक लेयर से दूसरी लेयर में जा रही होगी, दैट मीन्स एक डेंसर से रेयरर में जा रहा होगा, ज्यादा डेंसर है ऊपर वाला, नीचे वाला कम है, तो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा होगा, तो लाइट क्या होगा, एक पर्टिकुलर एंगल पे फॉल करेगी जो कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, और वहां क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, वहां क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये जो लाइट आ रही थी ये रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ आई हमारी आईज में, और जब हम इस पॉइंट को पीछे रिप्रोड्यूस करेंगे तो हमें ऐसे लगेगा जैसे ये जो ट्री है ये इन्वर्टेड है। ट्री जो क्या है, इन्वर्टेड है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ट्री तो सीधा ही खड़ा है डेजर्ट में, पर हमारे को अपीयर होता है जैसे कि इन्वर्टेड है। इसी को हम मिराज फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम मिराज फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या कि जो ट्री है हमारे को डेजर्ट में हॉट वेदर में इन्वर्टेड दिखता है, क्यों, क्योंकि नीचे टेम्परेचर सरफेस पे ज्यादा होता है, ऊपर कम होता है, तो ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, नीचे कम होता है। यहाँ लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे बढ़ रहा है, तो हमेशा ये लाइट कहाँ से आ रही है, डेंसर से रेयरर में होगी, और एक पॉइंट पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो दिस इज मिराज फॉर्मेशन। इसकी थ्योरी की बात करें तो यहाँ मैंने लिखा है इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये ऐसा कुछ होता नहीं है पर हमें दिखता है ऐसा, इल्यूजन होता है। इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन ऑब्जर्व्ड इन डेजर्ट और हॉट एक्सटेंडेड सरफेस लाइक कोल टार रोड्स। मैंने बोला ना, जब रोड पे जाते हैं, जो कोल की रोड बनी होती है आजकल, कोल तार की रोड बनी होती है, ड्यू टू विच अ ट्रैवलर सीज अ शिमरिंग पॉन्ड ऑफ वाटर, पानी जैसा दिखता है जब हम रोड पे जाते हैं बहुत हॉट वेदर में, ठीक है ना, जब हाईवेज पे जाते हैं तो हमें आगे दिखता है पानी जैसा, ahead of him and in which surrounding object like trees appears inverted। और उस पानी में अगर कोई ट्री है उसके साथ में, हमें जो पानी दिख रहा है उसके अंदर, पानी के अंदर ट्री की कैसे उल्टी इमेज बनी दिखती है, दैट इज मिराज फॉर्मेशन। क्यों होता है मैंने आपको बताया, यहाँ लिखा हुआ है सब वही, टेम्परेचर ज्यादा होता है सरफेस के पास, ऊपर कम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर ज्यादा होता है, डेंसर मीडियम, लाइट डेंसर टू रेयरर में आती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है और हमें ऐसा दिखता है जैसे ट्री इन्वर्टेड है, ठीक है। इस सबको अच्छे से पढ़ना, आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मिराज, ओके। सो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन, दैट इज मिराज फॉर्मेशन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज माय टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। व्हाट इज टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म? प्रिज्म सिंपल एक ग्लास प्रिज्म है, मैं आपको आगे से आगे पढ़ाऊंगा प्रिज्म की प्रॉपर्टीज भी। जैसे ग्लास स्लैब था, ग्लास की स्लैब थी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाई थी, ऐसे ही ग्लास प्रिज्म होता है, ठीक है। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होते हैं, ऐसे प्रिज्म जिसमें जनरली जो दो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, 45 डिग्री पे होते हैं, और एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री पे। दो एंगल 45 डिग्री पे और एक एंगल 90 डिग्री पे, ठीक। ये ऐसे डिजाइन होते हैं कि जब हमारी इंसिडेंट लाइट आएगी, ये ऑब्जेक्ट है, सपोज ऑब्जेक्ट से जो लाइट आई है ये 45 का, ये 45 का एंगल है। जनरली जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मैं उससे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालूं तो मेरी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आती है जनरली 42, ठीक है ना, 42 डिग्री। तो अगर मैं ऐसा प्रिज्म बनाऊं कि इसके एंगल 45 है, तो जो भी इंसिडेंट लाइट है ऑब्वियसली वो 45 डिग्री पे फॉल करेगी, ठीक है ना। ये 45 एंगल ये नॉर्मल बनाया, तो जो भी इंसिडेंट लाइट आई है वो 45 डिग्री पे फॉल करेगी, और वो क्या है 42 डिग्री से ज्यादा है,
ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है 42 डिग्री। क्यों? क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा होता है कि उससे अगर हम क्रिटिकल एंगल निकालें वो कितना आएगा 42 डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ 45 डिग्री पे फॉल करी। जब 45 डिग्री पे फॉल करेगी, ग्लास डेंसर है, इसके बाहर रेयरर है, तो ये इंटरफेस है रेयर डेंसर का। यहाँ जब 45 पे फॉल करेगी तो क्या होगा इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी और हमारे को यहाँ पर इमेज दिखेगी। सो इस ए बी ऑब्जेक्ट की 90 डिग्री पे इमेज दिख रही है ए डैश बी डैश। एक तरह का ये क्या है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। ऐसे ही जब ऑब्जेक्ट की हमें इन्वर्टेड इमेज चाहिए तो हम ऐसे प्रिज्म को अलाइन करते हैं कि ये दोनों एंगल 45 पे हैं, ये एंगल 90 पे हैं। तो ऐसे ही रे इंसिडेंट रे आई, ये कहाँ फॉल करेगी एक एंगल पे जो कि इसके क्रिटिकल एंगल से क्या होगा ज्यादा होगा, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हुई। यहाँ भी यहाँ पर आई, यहाँ भी एयर ग्लास इंटरफेस है, बाहर एयर है अंदर ग्लास है, दैट मीन्स डेंसर से रेयरर है। सो यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे फॉल करी तो यहाँ से भी टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ आ गई। और जो ऑब्जेक्ट का नीचे वाला हिस्सा था वो ये भी टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ आ गया। तो इस ए बी ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज बन गई ए डैश बी डैश। सो ये क्या हुआ, यहाँ भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। सो दीज आर टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। तो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म मैंने आपको समझाया, इसे पढ़ते आइए। अ राइट एंगल आइसोसेल्स प्रिज्म that is a 45 degree 90 degree 45 degree prism is called a totally reflecting prism। ठीक है ना। whenever a ray of light normally on any face of such prism is incident on the inside face at 45 degree then is at an angle greater than the critical angle of glass। देखो मैंने बताया ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा है कि उसका जो क्रिटिकल एंगल आता है वो 42 डिग्री पे आता है, और जो भी इस पे इंसिडेंट लाइट गिरती है जनरली वो क्या है 45 डिग्री के एंगल पे गिरती है, 42 से ज्यादा। तो ऑब्वियसली क्या होगा, दिस रे इज ऑलवेज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। जो ये रे है वो क्या होगी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। नाउ नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, मिराज फॉर्मेशन एंड टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर्स। सबसे पहले तो मैंने यहाँ इमेज बनाया है, ये आपने देखा होगा मार्केट में ऐसा लैंप मिलता है। ठीक है ना, बहुत थिन हेयर लाइक थिन पाइप्स होती हैं व्हाइट कलर की, उसमें हम बटन ऑन करते हैं तो ऐसे लाइट्स दिखती हैं हमारे को। एक तरह का ऑप्टिकल फाइबर है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर एक थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। बेसिकली वो ग्लास का या क्वार्ट्ज मटेरियल का बना होता है। ठीक है, जिसके ऊपर भी एक ग्लास की कोटिंग होती है। ठीक है, एक ग्लास का मटेरियल उसके ऊपर एक और ग्लास की कोटिंग, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, ऐसा क्यों अभी हम इसके आगे देखेंगे। सो बेसिकली ये क्या करता है, इट इज यूज्ड एज अ गाइडेड मीडियम फॉर ट्रांसमिटिंग एन ऑप्टिकल सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब हमें सिग्नल भेजना है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे तो बेस्ट क्या है हम ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भेजें। ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल लॉस बहुत कम होता है। जो मैं बता रहा हूँ आपको, जियो नेटवर्क इतना फास्ट उन्होंने स्प्रेड किया, जियो नेटवर्क लॉन्च हुआ और आज ऑलमोस्ट बहुत सारे यूजर्स हैं। ठीक है ना, 1000 करोड़ लैक्स ऑफ यूजर्स हैं जियो नेटवर्क के। क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में सारा ऑप्टिकल फाइबर केबल से अपना नेटवर्क बिछाया। ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्या होता है, हमारे पास लॉस बहुत कम होता है, जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो बनी रहती है, उसमें लॉस नहीं होता, दूर दूर ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर समझ आ गया। अब ऑप्टिकल फाइबर की कंस्ट्रक्शन क्या है, उसमें कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है वो देखते हैं। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन फॉर ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली 3 लेयर से बना हुआ है। ठीक है, पहली लेयर को हम क्या बोलते हैं, कोर, जो सबसे अंदर वाली लेयर है। उसके ऊपर लगा होता है क्लैडिंग एक लेयर, और उसके ऊपर लगा होता है बफर कोटिंग, कुछ कोटिंग होती है। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। जो सबसे अंदर वाली ये लेयर है जो यहाँ दिख रही है, कोर मैंने यहाँ बोला, ये वाली अगर इसको ऐसे देखो सर्कुलर शेप में, तो ये वाली सबसे अंदर वाली लेयर है। बेसिकली ये ग्लास की, प्लास्टिक की या सिलिका की बनी होती है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज है μ1। ठीक है ना, अंदर वाली लेयर, इसको हम जो सेंट्रल लेयर है, सिलेंड्रिकल पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं कोर। ठीक, अब इसके ऊपर जो सेकंड लगा हुआ, इसके ऊपर जो सेकंड लगा हुआ है, ग्लास की प्लास्टिक की जैकेट लगी हुई है। मतलब हमारे पास एक क्या है, कोर है, इसके ऊपर ग्लास की प्लास्टिक की जैकेट लगा हुआ है। ठीक है,
उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस मटेरियल का, सपोज ग्लास का ही है वो भी, तो उसका मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे होता है कि वो जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे कम होगा। ठीक है, जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे कम है क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, द कोर इज सराउंडेड बाय अ ग्लास प्लास्टिक जैकेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 लेस देन μ1। इन अ टिपिकल ऑप्टिकल फाइबर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग में भी, तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली ऑप्टिकल फाइबर में कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.52 और क्लैडिंग का क्या होता है 1.48। अलग अलग ग्लासेस बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, और इसके ऊपर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर को बहुत थिन होती है ना, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसके ऊपर कोटिंग करते हैं। ठीक है ना, कोटिंग क्यों करते हैं, बेसिकली प्लास्टिक कोटिंग, जैसे वायर्स के ऊपर पीवीसी लगा होता है, प्लास्टिक कोटिंग होती है। क्यों, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे, वो वायर कहीं से ब्रेक ना हो, कहीं से सिग्नल लॉस ना हो। ठीक है ना, तो उसके ऊपर कोटिंग होती है। तो बेसिकली क्या होता है, अब देखो ये कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है मैंने बताया। ठीक है ना, क्लैडिंग का उससे कम है। तो जब लाइट यहां से पास हुई, कोर के अंदर से गई लाइट, यहां से गई, इसके पास यहां टकराएगी, ये जो इंटरफेस है कोर और क्लैडिंग का इंटरफेस, वहां क्या होगा, बेसिकली लाइट डेंसर मीडियम में है कोर, वहां से क्या रेयरर डेंसर वाले इंटरफेस पे जा रही है। क्लैडिंग तो रेयरर है ना, उससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्लैडिंग का। मैंने बोला μ2 लेस देन μ1, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, कोर का अंदर वाले पोर्शन का ज्यादा है। तो क्या हुआ, डेंसर टू रेयरर जा रही है, और डेंसर से रेयरर जा रही है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा है कि जो लाइट हमेशा फॉल करती है, जो भी सिग्नल डाला हमने वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो क्या होगा, डेंसर रेयरर भी है, ये डेंसर से रेयरर में जा रही है। ठीक है, रेयरर में जाना चाह रही है, मतलब रेयरर डेंसर इंटरफेस है, और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा लाइट है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये देखो यहाँ ब्लू कलर में दिया हुआ है, ये लाइट आई अंदर, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ डेंसर और रेयरर इंटरफेस पे, तो यहाँ टोटली रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आ गई। यहाँ फिर यही है, डेंसर और बाहर क्या, क्लैडिंग रेयरर है। बफर का तो सिर्फ स्ट्रेंथ देने का काम है, कोर और क्लैडिंग का काम है बेसिकली। क्लैडिंग क्या है, रेयरर है, यहाँ से फिर इंटरनली रिफ्लेक्ट हुई, फिर तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ये सिग्नल क्या होता है, ट्रांसमिट होता है बेसिकली। ठीक है, और इतना अच्छा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है इसमें कि सिग्नल स्ट्रेंथ लॉस नहीं होती। सिग्नल की स्ट्रेंथ मतलब सपोज मैंने कोई सिग्नल भेजा, हम दिल्ली में हूं तो मैंने वहां से कोई सिग्नल भेजा, ठीक है, और मुझे दिल्ली से उसको भेजना है केरला में भेजना है सिग्नल। ठीक है, तो सिग्नल अगर मैंने वहां से कुछ सिग्नल का सपोज कुछ वैल्यू है 10 का सिग्नल भेजा, तो 10 का 9.8 9.9 इतना अच्छा सिग्नल स्ट्रेंथ रहता है ऑप्टिकल फाइबर्स में। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में बहुत अच्छे सिग्नल स्ट्रेंथ रहते हैं ऑप्टिकल फाइबर में, इसलिए आजकल जनरली जितना भी कम्युनिकेशन है वो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज होता है। जियो ने अपना ब्रांड भी निकाला जियो फाइबर, उसका मतलब यही था, फाइबर का मतलब ये ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन बेस्ड सिग्नल है, बहुत अच्छा इसमें कनेक्शन मिलता है, स्पीड मिलता है। ठीक, तो ये कंस्ट्रक्शन है ऑप्टिकल फाइबर की, ऐसे प्रोपोगेशन होता है ऑप्टिकल फाइबर का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके यूं ऑप्टिकल फाइबर में प्रोपोगेशन होता है। मैंने ये लिखा हुआ है, when a light is incident on one end of fiber at small angle, it goes inside and suffers internal reflection as repeated total internal reflection because the angle of incidence is greater than the critical angle of the fiber material with respect to its outer coating. As there is no loss of intensity in the total internal reflection, the outcome beam is as of much intensity as incident beam. जो outgoing beam है उसकी उतनी ही intensity है जितनी incoming beam की थी। ठीक है ना, अगर फाइबर बेंड भी हो जाए कहीं से, हम उसको मोड़ भी दें, फाइबर बेंड भी हो जाए, तब भी लाइट इजीली क्या करती है, ट्रैवल करती रहती है। सो दिस इज हाउ द लाइट प्रोपोगेट्स इन ऑप्टिकल फाइबर। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टिकल फाइबर्स। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट सम ऑफ इट्स एप्लीकेशंस। ऑप्टिकल फाइबर की एप्लीकेशंस क्या है, सबसे पहले तो मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत यूज हो रहा है ऑप्टिकल फाइबर। एंडोस्कोपी होती है, एंडोस्कोपी में क्या होता है कि जो एक लाइट पाइप है, बेसिकली जो ऑप्टिकल फाइबर है, वो फाइबर क्या करते हैं, स्टमक माउथ के थ्रू स्टमक में इंसर्ट करते हैं। ठीक है ना, माउथ के थ्रू स्टमक में इंसर्ट करते हैं, और जो भी स्टमक में जो भी हमें इमेज चाहिए होती है, स्टमक में डॉक्टर्स को जो भी इमेज चाहिए होती है, वो इजीली ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हमारे को जो भी आपकी स्क्रीन होगी उस पे वो बहुत क्लियर इमेज शो करता है। एंडोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है, तो एंडोस्कोपी मेडिकल एग्जामिनेशन में यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर का। ठीक है, और किसमें, टेलीकम्युनिकेशन, रिसीविंग ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स में यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर्स का। ठीक है ना,
ये देखो क्या लिखा है, ईच फाइबर कैन ट्रांसमिट अबाउट 2000 टेलीफोन कन्वर्सेशन विदाउट मच लॉस ऑफ इंटेंसिटी। बहुत ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ का सिग्नल जाता है इसमें, ठीक है। दे आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग एंड 2 डायमेंशनल पिक्चर्स ऑप्टिकल सिग्नल्स। वो क्या करते हैं, ट्रांसमिट या रिसीव करते हैं 2 डायमेंशनल ऑप्टिकल सिग्नल्स पिक्चर्स को इन द फॉर्म ऑफ, दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटोमेट्रिक सेंसर्स। फोटोमेट्रिक सेंसर्स का यूज करते हैं। फोटोमेट्रिक सेंसर्स होते हैं जो ब्लड हार्ट में ब्लड फ्लो को मेजर करते हैं, ठीक है, ब्लड के फ्लो को मेजर करते हैं, उसमें यूज होते हैं। और ये रिफ्रैक्टोमीटर्स में यूज होते हैं। रिफ्रैक्टोमीटर्स बेसिकली यूज होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करने के लिए लिक्विड्स का, ठीक है। तो बहुत ये एप्लीकेशंस हैं, आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे आपको डिफरेंट एप्लीकेशंस मिल जाएंगी ऑप्टिकल फाइबर की, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कंडीशन पढ़ा, डेंसर से रेयरर में होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए इंसिडेंट एंगल, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। साइन आई सी इक्वल टू 1/μ, वो फॉर्मूला पढ़ा। और हमने इसकी एप्लीकेशंस पढ़ी, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड पढ़ी, मिराज फॉर्मेशन, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल फाइबर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।